आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वन शॉट के दौर में आज हम लोग आ चुके हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को समराइज नहीं बल्कि एनसीईआरटी को फुल रीड करेंगे लाइन बाय लाइन। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन करके आपको बताया जाएगा, और इसका जो नोट्स है, जो हमारे स्टडी मटेरियल खरीदे हैं उनको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। इनका नोट्स, समरी और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इनको मिल जाएगी। और भी जानकारी चाहिए आपको क्रैश कोर्स के बारे में, या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए स्टडी मटेरियल के बारे में, तो आप डायल कर सकते हैं 7488654738। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए देखिए, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजिकली के हिसाब से एक्सेसिबल हैं, इकोनॉमिक के हिसाब से फिजिएबल है और कल्चरल के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, उनको रिसोर्स बोला जाता है। देखिए, ऐसा टेक्नोलॉजी जो किफ़ायती हो, ऐसा इकोनॉमिक जो कि सस्ता हो उस चीज़ को काम करने में, और कल्चर में उस चीज़ का एक्सेप्टेंस हो, तो उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। यानी कि धरती पे हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद कोई भी चीज़ जो कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, जो कि किसी टेक्नोलॉजी से इसका इस्तेमाल किया जा सके, इकोनॉमी के हिसाब से वो सस्ता पड़े और कल्चर के हिसाब से उसको एक्सेप्टेबल हो समाज में, उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन बींग जो है इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के मदद से क्या करता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, जैसे देखिए, नेचर ने हमें पेट्रोल दिया, ह्यूमन अब गाड़ी बनाया, पेट्रोल का इस्तेमाल किया और अपना डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। तो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट अज्यूम बाई मेनी? क्योंकि बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेज है एक फ्री गिफ्ट है नेचर का, प्रकृति का वरदान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन है, हमने उसको रिसोर्स बनाया है। ठीक है, ह्यूमन बींग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। हम लोग खुद एक रिसोर्स के बहुत बड़े कंपोनेंट है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। जो भी मटेरियल इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने लिए और उसको इस्तेमाल करते हैं एज ए रिसोर्स। अगर पेट्रोल से गाड़ी चलती है हमारी, तो पेट्रोल को हमने खोजा, नेचर ने हमें दिया, उसको हमने तराशा। अगर उसमें जो गाड़ी बनी होती वो कोयला पे चलता तो पेट्रोल को बंद किया जाए, पेट्रोल को रिसोर्स नहीं बोला जाता। ठीक है, तो देखिए, इस बेसिस पे जो है रिसोर्स को चार भाग में बांटा गया है। पहला भाग है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर अगले बार में ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइम बांटा गया है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बात करें एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होने के रेट में बात करें तो दो टाइप का होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। बात करें ऑनरशिप के बात पे कि किसका रिसोर्स है, तो ये चार टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल का, एक होता है कम्युनिटी का, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है, बात करें कितना डेवलप्ड है, इसके बेसिस पे चार टाइप का होता है, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है डेवलप्ड, एक होता है स्टॉक और एक होता है रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बात करते हैं कि देखिए, रिसोर्स को ना, रिसोर्स को दो टाइप बांटा गया, एक है नेचुरल रिसोर्स, एक है ह्यूमन के रिसोर्स। ठीक है, तो नेचुरल जो होता है वो दो टाइप का, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ह्यूमन वाला जो है वो होता है आपका स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, रिन्यूएबल में दो टाइप का, एक है कंटिन्यूअस और फ्लो और एक है बायोलॉजिकल। फिर बायोलॉजिकल दो टाइप का, एक होता है नेचुरल वेजिटेशन और एक होता है वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल में दो टाइप का होगा, एक हो गया वन विभाग, एक हो गया पशु विभाग। नेचुरल जो था रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, उसमें नॉन रिन्यूएबल जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है रिसाइक्लेबल, दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। देखिए, एक होता है नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको रिन्यू नहीं किया सकता है लेकिन उसको रिसाइकल किया जा सकता है, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल में जो कि जिसका कि रिसाइकल भी नहीं किया सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे कौन क्या क्या होता है। तो बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ओरिजिन के बारे में बात करें तो रिसोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है बायोटिक रिसोर्स और एक होता है ए बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक। देखिए,
बायोटिक रिसोर्स में वो होता है जो कि हमारे बायोस्फीयर में है, हमारे उसमें लाइफ है, ज़िंदगी है, जैसे कि हम लोग, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधा, फाउना यानी कि जीव जंतु, फिशरीज यानी कि मत्स्य, लिवस्टॉक यानी कि पशु। ठीक है। एबायोटिक की बात करें क्या होता है, एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जो कि नॉन लिविंग थिंग से बना है, वो सभी क्या होता है आपका एबायोटिक रिसोर्स होता है। जैसे कि आपका रॉक हो गया, मेटल हो गया, वो सब क्या आपका एबायोटिक रिसोर्स है। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि रिसोर्स जहाँ से उत्पन्न होता है उसके बारे में, कि या तो वो बायोटिक से उत्पन्न हो सकता है या एबायोटिक से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी पे, यानी खत्म होने के बात करें तो जो रिसोर्स होता है वो 4 टाइप का होता है, सॉरी 2 टाइप का होता है। एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। देखिए, खत्म होने की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जो रिसोर्स जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। रीन्यू मतलब कि वापस से नया कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जिससे कि उसको फिजिकल मेथड से हो जाए, केमिकल मेथड से हो जाए या मैकेनिकल प्रोसेस हो जाए, किसी भी प्रोसेस से अगर उसको रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रीन्यूएबल या रिप्लेनिशिएबल रिसोर्स। ठीक है। रीन्यूएबल या रिप्लेनिशिएबल रिसोर्स उसको बोलते हैं। जैसे कि बात करें, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, सब क्या है रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम लोग वापस से यूज करके वापस से जनरेट कर सकते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लो, जो कि आप फिगर में देखे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स को आगे जाके हम लोग कॉन्टिन्यूअस और फ्लो में डिवाइड करते हैं। अगला टाइप आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जिनको कि बनने में बहुत समय लगते हैं, और जैसे एग्जांपल के तौर पर मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर यानी करीब करीब करोड़ों साल लगते हैं इनको बनने में, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो हमने सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज ये क्या होता है एग्जॉस्टिबल है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम लोग वापस से यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिए तो कर लिए। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन सॉरी रिसाइकेबल, एक होता है नॉन रिसाइकेबल। देखिए कहने का मतलब क्या है कि मेटल जो होते हैं ना, मेटल वो क्या है नॉन रिन्यूएबल है, मतलब मेटल का इस्तेमाल कर लिए तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेटल का क्या कर सकते हैं हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वहीं एग्जॉस्ट की बात करें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, उससे क्या होता है रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं और वो समय के साथ क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप की बात करें किसका होगा, इसके में जो है ये 4 टाइप का बांटा गया है। पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी कि दे आर ऑल्सो ओन्ड बाई प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल, ऐसे रिसोर्स जो कि सिर्फ एक व्यक्ति भी रख सकता है। जैसे कि देखिए अर्बन लोग यानी शहरी लोग क्या करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, घर बनाते हैं, उनका अपना प्रॉपर्टी होता है, बोलते नहीं प्लांटेशन यानी कि बाग बगीचा, उनका पास्चर लैंड यानी गाय अपना जो प्रति जमीन है सो हो गया, पॉन्ड हो गया यानी कि पोखरी हो गया, वाटर एंड वेल हो गया, कुआं हो गया, सब क्या होता है उनका अपना पर्सनल होता है। इन सभी को बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है। कुछ आते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कि सामाजिक होते हैं, सिर्फ आपका नहीं होता है, समाज का भी होता है। जैसे कि देखिए द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर सोसाइटी, जो कम्युनिटी के सभी मेंबर के लिए एक्सेसिबल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे देखिए ब्यूरियल ग्राउंड हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, विलेजेस हो गया, पॉन्ड्स हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया आपका, उसका प्लेग्राउंड हो गया, अर्बन एरिया एंड डिफैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, वहाँ के बाग बगीचा, पार्क, फल फूल, वहाँ पे जो भी लगे होते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड, सब में क्या होता है सामाजिक अधिकार होता है, सबको इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला क्या है नेशनल रिसोर्सेज। अब एक रिसोर्स क्या होता है जो कि राष्ट्रीय होगा, जैसे देखिए टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। कहने का मतलब क्या है कि सभी रिसोर्स जो होते हैं नेशनल रिसोर्स होते हैं, और कंट्री के पास ऐसा पावर है, लीगल पावर है कि इवन वो प्राइवेट रिसोर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक के गुड में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे जो भी रोड नाला और रेलवे ट्रैक वगैरह बनते हैं वो प्राइवेट ज़मीन से तो गुजरते हैं, सरकार का पूरा ज़मीन थोड़े ना है। ठीक है। तो क्या करता है वो लोगों के वेलफेयर के लिए प्राइवेट ज़मीन को ओन करके अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूडीए के अंडर पावर होता है, इम्पावर्ड होता है वो, कि वो गवर्नमेंट के कहने पे एक्वायर कर सकता है लैंड को। ठीक है। ऑल द मिनरल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, या फिर ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, ओशियन के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक यानी कि 22.5 किलोमीटर अंदर तक उस नेशन का पूरा क्या होता है चारों तरफ, अगर ओशियन है उसके तो चारों तरफ 22.5 किलोमीटर करीब करीब तक उसका क्या होता है अपना एरिया होता है, जिसके अंदर उसका राज चलेगा, किसी और का नहीं। ठीक है। उसके अंदर का उतना दूर का पूरा मिनरल, खनिज, मछली, सब कुछ उस देश का। ठीक है।
एंड इसी कोस्ट टर्म्स यानी कि किनारे से 22.5 किलोमीटर तक करीब करीब एज अ टेरेस्ट्रियल वायर एंड रिसोर्सेज देयरफॉर बिलोंग टू द नेशन। वहाँ के जो भी रिसोर्स होंगे, मान लीजिए वहाँ से तेल निकला तो भारत सरकार का होगा, अगर भारत के अंदर आता है तो श्रीलंका के अंदर होगा तो श्रीलंका सरकार का होगा। ठीक है, एक आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखिए वो क्या है कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ऐसे भी रिसोर्स हैं जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देखती है उसको, जो कि आते हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल के बाद आते हैं। जैसे मान लीजिए कि समुद्र में 200 नॉटिकल माइल के बाद एक आता है, इसका जोन का नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर ओपन ओशियन होता है। कोई इंडिविजुअल कंट्री उसमें अपना हाथ नहीं दिखा सकता है, सबको अंदर एक परमिशन लेकर के उसके वाटर में जाना है। इंटरनेशनल वाटर फ्री ऑफ वाटर होता है, उसके अंदर कोई देश का अपना नहीं होता है, सबको एक सहमति से उसमें जाना होता है। यानी कि उसके अंदर के रिसोर्स का सबको बराबरी से हक, या फिर जो रिसोर्स के हिसाब से आपके टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको मदद मिलेगी वहाँ पे। जैसे देखिए भारत को मिला हुआ है कि वो मैंगनीज के नोड्यूल का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि 200 नॉटिकल माइल के बाहर है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि स्टेटस पर, ऐसा रिसोर्स जो कि स्टेटस पर डिपेंड करता है। देखिए एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो कि किसी रीजन में पाया तो जाता है लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कि देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उसके अंदर क्या है, इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छा उसके पास क्या है, इनॉर्मस पोटेंशियल है। बट सो फार दिस हैव नॉट बिन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी तक क्या हो गया, पूरा तरह से वो डेवलप्ड नहीं हो पाया। कौन, जैसे कि जहाँ पे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, इतना डेवलप अभी तक नहीं हो पाया है राजस्थान और गुजरात, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, अब आता है डेवलप रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसका हम लोग, जिसको सर्वे कर लिया गया है, जिसका क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं और कैसे यूज करना है वो भी जानते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है किस पे, आपके टेक्नोलॉजी पे और फिजिबिलिटी पे। ठीक है, अगला आता है स्टॉक। देखिए materials in the environment which have the potential to satisfy human need but human being do not have the appropriate technology to access these are include among stock। जो भी चीज़ जो कि हमारे आसपास मौजूद है, जो कि हमारे वजह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पास वो तरीका नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। जैसे देखिए वाटर जो है वो दो कॉम्पोनेंट से बना हुआ है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। दोनों क्या है, इनफ्लेमेबल गैस है और एक काफ़ी बहुत बड़ा स्रोत है एनर्जी का, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। वी डोंट नो, इसीलिए लिखा हुआ है नाउ हाउ, यानी कोई हमारे पास तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग रिक्वायर करके उसका इस्तेमाल करके हम लोग उसका इस्तेमाल करें, इसलिए उसको बुलाता है स्टॉक। ठीक है, अगला आता है रिजर्व। देखिए स्टॉक रिजर्व कॉमनली बोलते होंगे कि मैंने सीड रिजर्व कर लिया और मैंने ये चीज़ स्टॉक करके रखा हुआ है गोदाम में। ठीक है, ये सब क्या है, स्टॉक और रिजर्व जो है आपस में सबसेट है, यानी कि एक दूसरे के साथ में आते हैं। तो रिजर्व कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। रिजर्व वैसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल जो हम लोग जानते हैं लेकिन अभी तक हम लोग किए नहीं है, बिकॉज देखिए दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ये फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी छोड़ा गया है। जैसे कि देखिए रिवर वाटर जो है, जिसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, बिकॉज दीज आर रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। फ्यूचर के इसमें क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए कि रिसोर्सेज जो है डेवलप है कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है कि रिसोर्स को हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करें। देखिए इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था रिसोर्स जो है फ्री गिफ्ट है नेचर का। इसे कारण क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अब लोग जो इसका इस्तेमाल जो है अंधाधुंध करने लगे, इस कारण बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे कि देखिए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों के लालच को पूरा करने में रिसोर्स का जो है डिप्लीशन होते जा रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। अब कुछ के हाथों में चला गया है ये रिसोर्स का एक्यूमुलेशन। इसके कारण क्या हो रहा है, सोसाइटी जो है दो भागों में बट रहा है। एक वो जिनके पास रिसोर्स है और एक वो जिनका रिसोर्स नहीं है, या एक वो जो अमीर है, एक या वो जो गरीब है। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। अब इसका इस्तेमाल जो है हम लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और लैंड डिग्रेड होते जा रहा है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। देखिए एक इक्वल तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होना रिसोर्स का बहुत ज़रूरी है ताकि विश्व स्तरीय शांति बना रहे
और जो है क्वालिटी आदमी लाइफ क्वालिटी जो है सुधर सके। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्री कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ प्लानट इज डेंजर। अगर जो है कुछ लोगों का लालच और कुछ कंट्री का लालच इस तरह से बना रहा तो फ्यूचर जो हमारा प्लानट का है वो काफ़ी डेंजर में पड़ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्स का प्लानिंग जो करना है वो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है लाइफ के, और जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है ना वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट आता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, पहले ये तो जान लें। तो देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट के डैमेज किए हुए अगर हम लोग कोई डेवलपमेंट करते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगर जो है डेवलपमेंट प्रेजेंट में इस तरह से करें कि फ्यूचर के ज़रूरत के साथ कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, जैसे कि मान लीजिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूचर के ज़रूरतों को देख कर के मद्देनज़र रख के अगर हम लोग इस्तेमाल करें, उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर जो है इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं हो रहा है और हमारे फ्यूचर के जो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ है उसको भी नहीं किया जा रहा है, फ्यूचर को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक टर्म आता है रीडिजेनेरियो अर्थ समिट। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें एजेंडा उठाया गया था एजेंडा 21। इसमें क्या था कि यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCED का गठन किया गया था। रीडेनेरियो जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। एजेंडा था कि इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रोटेक्ट करना, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना। एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट स्तर पे यानी कि पंचायत तक इस लोकल एजेंडा 21 को पहुंचाए, जिसके तहत कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का कुछ सोचा जाए, रिसोर्स प्लान किया जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग। ये कैसे प्लानिंग इंडिया में किया जाएगा। देखिए चूंकि इंडिया एक इनॉर्मस डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, तो देयर आर रीजन विच आर रिच सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स है, और ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पे बहुत कम रिसोर्स है या फिर है ही नहीं। तो देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अपना एबिलिटी रिसोर्स का पूरा कर सके, और ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे उनके वाइटल जो ज़रूरी की चीज़ है जैसे कि पानी वगैरह उसका भी शॉर्टेज हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपोजिट। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पे मिनरल्स और कोल डिपोजिट का तो खान ही है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे पानी का कोई कमी नहीं है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे इंडोर सोलर और विंड एनर्जी का सुविधा बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पानी का रिसोर्स नहीं है। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली इसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि सबसे कोल्डेस्ट डिजर्ट है लद्दाख, वो साफ हमारे कंट्री से अलग हो गया है। इट इज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज तो बहुत है, लेकिन वहाँ पीने का पानी नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट लेवल एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। अभी क्या कर रहा है, एक आहट है कि हमें एक बैलेंस रिसोर्स करने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे करने की ज़रूरत हमें है। क्या इसका एक संकेत है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जा रहा है और कैसे किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे काम आते हैं। पहला बात क्या है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, पहचान करना होगा, खोज करना होगा रिसोर्स के बारे में। फिर उसको क्या करना होगा, सर्वे करना होगा, उसका मैपिंग करना होगा, उसका क्वालिटी चेक करना होगा, क्वांटिटी चेक करना होगा। मान लीजिए खनने गए और उसमें 100 ग्राम सोना मिला, तो क्या फ़ायदा होगा खनने का। ठीक है, उससे ज़्यादा तो पैसा लगा दिए हमने उसको खोदने में। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी कितना मिलेगा उसका एस्टिमेशन करने में ज़रूरत है, उसका मेजरमेंट करके ही कोई चीज़ किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाने से पहले टेक्नोलॉजी वैसा है कि नहीं, स्किल हमारे पास है कि नहीं, इसका प्लानिंग स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड क्या है कि आप जो रिसोर्स प्लानिंग किए हैं उसको उस डेवलपमेंट को और नेशनल के डेवलपमेंट को कंपेयर करके देखिए कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सोना निकालना हमारे देश के लिए फ़ायदा होता ज़मीन से तो निकलता, नहीं होता तो हम लोग खरीदते उसको। ठीक है, इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड इफॉर्ट टू अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था, तब से इंडिया जो है कंसर्ट कर रहा है कि इस रिसोर्स का जो
फेर फार है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, उसको बैलेंस किया जाए। कैसे बैलेंस होगा इसका तरीका खोजा जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि देयर आर मेनी रीजन एंड कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट देर आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। ऐसा बहुत सारे राज्य हैं जो कि रिसोर्स के मामले में तो काफ़ी रिच है लेकिन इकोनॉमिकली अभी तक बहुत बैकवर्ड चल रहे हैं। और उसके तहत में उसके एवज में ऐसे भी कंट्री हैं, ऐसे भी रीजन है जहाँ पे पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे इकोनॉमिकल डेवलप। वहाँ पर रिसोर्स बेस तो पुअर है लेकिन इकोनॉमिकली क्या है वो डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, यानी कि जब हम लोग क्या थे, गुलाम थे। दैट द रिच रिसोर्सेज कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए फॉरेन के जो इन्वेडर सब थे, व्यापार सब थे, उनको जो यहाँ पे आने का मेन वजह क्या था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्स था, ठीक है। लेकिन हमारे पास उतना अक्ल नहीं था, अक्ल बुद्धि बोले तो उतना हमारे पास तरीका नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था कि उसको हम लोग इस्तेमाल कर सके। मेरे पास कपास तो था हम लोग के पास, लेकिन सूती कपड़ा बनाने वाला मशीनरी नहीं था हमारे पास। स्मेल्टिंग प्रोसेस नहीं करने वाला था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो भी आज हम लोग जानते हैं वो सब उस समय नहीं था। उसके कारण क्या है, ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का कोई व्यवस्था था, ना स्मेल्टिंग का, ठीक है। तो सब क्या था, ये सब हम लोग बस हम लोग मूर्त बन के देखे। हमारा सारा जो है सोने की चिड़िया हम लोग थे, और बस मिट्टी की चिड़िया बच गए, सोने तो ले गए वो लोग, कोहिनूर तो ले गया, ठीक है। तो इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ द रीजन एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनी। देखिए कॉलोनी में हमें हमारे अंदर उसका जो हमारे पर जो सुप्रीमेसी जताया, इसका मेन रीजन क्या था, वो कंट्री क्या था, डेवलप था, उसके पास टेक्नोलॉजी था, तब जाकर के वो रिसोर्स को क्या कर पाया, एक्सप्लॉइट कर पाया भारत से, और अपना यहाँ पे धाक जमा पाया। देयर फोर रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली वेन दे आर कंपम बाय द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्स को तभी हम लोग इस्तेमाल कर सके, उसको डेवलपमेंट में काम ला सकते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तभी, ठीक है। देयर फोर in India, development in general, resources development in particular does not involve the availability of resources। हम लोग सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, क्या ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी के लिए अच्छा है कि नहीं, एज वेल एज हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है ना, उसको हम लोग मद्देनजर रख के कोई काम आप करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें उसके बारे में बात करें। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्स क्या है, बहुत ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट के मद्देनजर बात करें तो। बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग इसका कंजम्पशन अगर इसी तरह से करेंगे बिना किसी प्लानिंग का, तो क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। इससे बचने के लिए रिसोर्स को कंजर्व करना सभी लेवल पे ज़रूरी है। गांधी जी वॉज वेरी एप्टेड फॉर द वॉइसिंग इन कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बात करें तो उस समय के जो हमारे लीडर थे पूर्वज, वो भी सब यही बारे में सोचते थे, इसी बारे में कंसर्न रहते थे। तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक को लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कहने मतलब ये है कि अगर आप लालच हैं तो आप पूरा आपको चाहिए होगा, और आप अगर सहमत हैं यानी कि आप संतोषी हैं, तो आपको उतना में ही सबको खिलाने के लिए। तो वही गांधी जी बोले कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं है जिससे हम बस एक आदमी के लालच को पूरा कर सकें, ठीक है। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource development depletion of the global level। ग्लोबल लेवल की बात करें तो रिसोर्स का डिप्लीट होने का मेन रीजन उनका मानना था कि ऐसे सेल्फिश और ग्रेडी, लालची और सेल्फिश यानी कि मतलबी लोग के कारण है ऐसा हो रहा है। यही क्या है, रूट कॉज यानी कि मेन जड़ है रिसोर्स का डिप्लेशन होने का। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई मासेज। देखिए वो क्या थे, मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे और प्रोडक्शन बाई मासेज के साथ थे। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ तरीका से। जैसे मान लीजिए आपके घर में रोटी बनती होगी, आपकी मम्मी को पता है कि आप 4 रोटी खाते हैं, आपके पापा 4 रोटी खाते हैं, आपकी बहन 2 रोटी खाती है और मम्मी 3 रोटी खाती है। तो क्या करेगी, 4 + 4 + 3 + 2 यानी कि 4 4 8 3 11 2 13 रोटी बना के रख देगी, ठीक है। अगर आपसे वो उस दिन पूछ लेती कि बेटा आप कितने खाओगे, तो आप अगर 2 बोलते कि बिकॉज आपकी वजह से 2, अगर मान लीजिए आपको 2 खाने का मन होता, तो उस वजह से क्या होगा कि 2 ज़्यादा बन गया रोटी पहले से, वो तो वेस्ट हो गया। तो मैं कहने क्या था कि आप मास प्रोडक्शन नहीं कीजिए, आप प्रोडक्शन बाई मासेज कीजिए। आप पूछ के कीजिए कि वो कितना करना है, प्रोडक्शन कीजिए मास के लिए, मास के लिए प्रोडक्शन नहीं कीजिए, प्रोडक्शन करिए मास के लिए, ठीक है, समझे। कहने का तो मतलब ये हुआ कि सबकी ज़रूरतों का ख्याल रख के प्रोडक्शन कीजिए, ह्यूज अमाउंट मत कर दीजिए कि उसको फिर जो हम लोग इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाए और
वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो गांधी जी का जो फिलोसफी सब था उसको सुमेचर ने अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा था। वो उसमें मेन बात था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और आगे जाकर फिर पब्लिश हुआ और कॉमन फ्यूचर के नाम के बुक के में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में। देखिए कि लैंड रिसोर्स क्या है हमारे पास, देखिएगा। तो लैंड इज ए नेचर सोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट। लैंड क्या है, सभी जरूरतों को पूरा करने का एक मात्र केंद्र है, बिकॉज हम लोग सभी एक्टिविटी को इसी पे करते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, ये हमारे वन विभाग वनस्पति को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ पशु पक्षी, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सबको सपोर्ट करता है कौन, लैंड। लेकिन लैंड क्या है, लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। क्या है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, 6200 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, वो फिक्स है, ना वो बढ़ने जा रहा है ना घटने जा रहा है। घटेगा कैसे, हम लोग उसका घर बनाते जाएंगे तो एरिया घटते जाएगा, ठीक है। देयर फोर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विथ केयरफुल प्लानिंग। तो हमें लैंड का इस्तेमाल कैसे करना है, उसका केयरफुल प्लानिंग करके करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत इतना सारे रिलीफ फीचर है, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेटी हो गया, प्लेन हो गया। करीब करीब 43% जो है प्लेन है, जहाँ पे हम लोग खेती वगैरह करते हैं और इंडस्ट्री है हमारा, ठीक है। माउंटेन जो है 30% है, जो कि मेन केंद्र है किसका, रिवर के, पेरेनियल का और टूरिस्ट का, ठीक है। 27% जो है हमारा कंट्री में प्लेट्यू रीजन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व है मिनरल का, फॉसिल फ्यूल का और फॉरेस्ट का, ठीक है। तो ऐसा क्या है हमारा हमारा ज्योग्राफी यानी कि हमारा टोपोग्राफी है, और बोले तो हमारा रिलीफ फीचर है, ठीक है। अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन का। तो लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड यूटिलाइजेशन में हमारा जो लैंड है, पहला क्या है, फॉरेस्ट के लिए अवेलेबल है कुछ। दूसरा क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसे भी लैंड है जो कि कल्टीवेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या फिर बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है। जैसे कि ऐसे भी लैंड है जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज में आता है, जैसे कि जिसमें रोड बना हुआ है ऐसे लैंड पे, जहाँ पे रेलवे ट्रैक बना हुआ है, जहाँ पे घर बना हुआ है, इंडस्ट्री बना हुआ है, फैक्ट्री बना हुआ है, सब क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तीसरा आता है आपको अदर कल्टिवेटेड लैंड। देखिए अनकल्टिवेटेड का मतलब क्या है कि ऐसे भी लैंड जो कि परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाय वैसे चराने के लिए छोड़ा गया है। लैंड अंडर मिसलेशन ट्री क्रॉप, मान लीजिए कि ग्रोव ट्री के अंदर है, या फिर मान लीजिए कि पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे आप कुछ थोड़े ना बो सकते हैं, तो क्या पूरा एरिया क्या होगा, आम का पेड़ का हो गया, ठीक है। कल्टरेबल वेस्टेड लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, 5-6 साल तक बिना कल्टिवेशन के करके रखा गया है, ऐसे भी लैंड है। चौथा आता है फैलो लैंड, यानी कि पड़ती जमीन, जो कि एक तो ऐसा होता है या तो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस ईयर, ऐसा हो सकता है, 1 या 2 साल से उसमें खेती नहीं हुआ है। या दूसरा ये हो सकता है कि अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर, पिछले 1 से 5 साल में तक अभी तक कल्टिवेटेड नहीं हुआ है। चौथा क्या हुआ, पड़ती लैंड हो गया। पांचवा क्या है, नेट सोन एरिया, यानी कि ऐसे जमीन जहाँ पे हम लोग बुआई खेती करते हैं, यानी एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार उसमें बुआई होता है। प्लस नेट सोन एरिया मिला के बोलते हैं हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि हम लोग कि हमारे अंदर इंडिया में कि लैंड यूज करने का क्या पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई बोथ फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर। देखिए लैंड का जो डिटरमाइन करने का दो फिजिकल है, पहला फिजिकल फैक्टर है, दूसरा ह्यूमन फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर में देखिए क्या है, टोपोग्राफी हो गया, कैसा क्लाइमेट है, सॉइल का कैसा टाइप है। और ह्यूमन फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी क्या है, और कल्चर और ट्रेडिशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है कि नहीं है। एंड हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%, लेकिन हम लोग इस्तेमाल इसका 93% कर पाते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट असम को छोड़ करके और जम्मू कश्मीर जो कि कुछ पाकिस्तान और चाइना के द्वारा हथिया गया है, उसका अभी सर्वे नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी तक उसका इस्तेमाल हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है कि द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। जो पहले गाय के चरने के लिए जो पास्चर लैंड हुआ करता था वो भी घटते जा रहा है। तो हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन इन द पास्चर लैंड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अगर घटते जाएगा तो उसका क्या कारण होगा, और कैसे हम अपने पशु को वहाँ पे चरने के लिए इतना कैटल पॉपुलेशन को कैसे पास्चर लैंड के घटने पर क्या क्या खिलाएंगे उसको, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन सच लैंड वेरी हाई। देखिए कुछ लैंड जो पड़ती पर है उसका मेन कारण क्या है, या तो वहाँ का मिट्टी जो है उसका क्वालिटी ख़त्म है, ख़राब क्वालिटी का है, या उसे कल्टीवेशन करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे
लग रहे हैं. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of total reporting area. देखिए, ऐसा लैंड अगर जो कि 2 साल 3 साल पे एक बार इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी जोड़ लें, तब भी इंडिया का जो NSA रिपोर्ट है वो मात्र 54% होगा. NSA मतलब नेट सोन एरिया, ठीक है, और मात्र 54% होगा टोटल रिपोर्टिंग एरिया के. ठीक है, कितना कम है सोच लीजिए. द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज जेंटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. बात करें तो 80% एरिया जो है पंजाब का, हरियाणा का इस्तेमाल किया जाता है इरीगेशन में, और 10% जो है अरुणाचल प्रदेश का, 10% से कम इस्तेमाल किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और अंडमान निकोबार आइलैंड पर. ठीक है, फॉरेस्ट जो है हमारे कंट्री में बहुत कम है, डिजायर से बहुत कम है. 33% टोटल है जो रेफरल एरिया के, जो कि आउटलाइन किया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी द्वारा 1952 में. ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है. अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन रेगुलर यूजेज. कुछ जगह को बोल दिया जाता है वेस्ट लैंड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है रॉक के, एरिड में हो गया, डिजर्ट में हो गया. लैंड जो कि इस्तेमाल किया जाता है नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे कि पोल्ट्री फार्म बनाने में हो गया, आपका घर बनाने में हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आपका रोड हो गया, रेलवे हो गया, सेटलमेंट हो गया. सब में क्या होता है, कुछ कुछ ज़मीन इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी क्या है, नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन है. ठीक है, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. अगर हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते जाए कंटिन्यूसली, बिना उसका ख्याल रखे हुए, बिना उसको कंजर्व किए हुए, तो लैंड क्या हो रहा था, डिग्रेडेड हो रहा, मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका भूस्खलन होते जा रहा था. ठीक है, डिग्रेड कर रहा था. तो अब पढ़ना हमको लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, कि लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाएं उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन होता है तो लैंड पोल्यूशन नहीं होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है. फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन होता है. ठीक है, क्या है मतलब, लैंड का भूस्खलन यानी कि मिट्टी का अपना नमी खोना, ऊर्जा खोना, मिट्टी का खराब होना, खत्म होना वहाँ का. ठीक है, तो वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन. हमने इस ज़मीन को अपने पूर्वजों से पाया है और हमें अपने बच्चों तक ले जाना है. 95% ऑफ द आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड. हमारे 95% जो कि खाना पीना, रहना, जो भी होता है, पहनना, सब कुछ लैंड से हो पा रहा है. Human activities have not only brought about degradation of land but also aggravate the peace of natural forces to cause damage to land. जो ह्यूमन का जो एक्टिविटी है वो बल्कि डिग्रेडेशन तो करवाया नहीं, बल्कि और ताकतवर जो भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि विंड को जैसे ताकतवर होता है, वो क्या कर दिया, हमारे कारण क्या कर रहा है, विंड आता है और मिट्टी को उड़ा कर ले जाता है हमारे कारण. तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या करता है, अपने तो करता ही है, साथ में जोग्राफिकल जो फीचर्स है, जो भी क्या बोलते हैं फोर्सेज हैं, उन सब को डैमेज करने में मदद करवाता है. एट प्रेजेंट देर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेड लैंड इन इंडिया. अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया. 56% जो कि है जिसकी वाटर इरोड एरिया है, और रेस्ट अफेक्टेड बाय द सैलिन और अल्कलाइन इरोड. देखिए ऐसी जगह है जो या तो फॉरेस्ट से डिग्रेड है, या वाटर से इरोड है, या कुछ ऐसे जो कि सैलाइन और अल्कलाइन हो गए, वहाँ पे खेती नहीं कर सकती, वो क्या हो रहा है, पूरा नमकीन, पूरा अल्कलाइन और सैलिन हो गया वहाँ का मिट्टी. ठीक है, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि पेड़ का कटाई हो गया, ओवर ग्रेजिंग में ज़्यादा घास खिलवा दी वहाँ से, माइनिंग और खुदाई हो गया, क्वेरिंग टू हैव द कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट लैंड डिग्रेडेशन. तो लैंड के डिग्रेडेशन में इनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है. ठीक है, जैसे देखिए अगला क्या है, देखिए कि माइनिंग साइट आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इनकम्प्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेस ओवर बर्डिंग. देखिए खुदाई के बाद क्या करते हैं वो लोग, वो खुदाई करने के बाद वो मिट्टी को भरते नहीं है और वहाँ पे पूरा छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आगे के बगल बगल के मिट्टी भी वहाँ पर धस धस के गिरने लगते हैं. इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सेवर लैंड डिग्रेडेशन. डिफॉरेस्टेशन जो होगा, माइनिंग जो होगा, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ रहा है. कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग सबसे बड़ा कारण है. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग सबसे बड़ा कारण है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ओवर इरीगेशन यानी बहुत ज़्यादा फसल का उगाना लैंड डिग्रेडेशन का कारण है. ठीक है, इससे क्या होता है कि लैंड जो है अपना फर्टिलिटी खो देता है, अपना साथ में पकड़ के रहने होल्डिंग कैपेसिटी छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पूरा धूल बन जाता है, उसको उड़ा करके हाथ धूल विंड ले जाता है. समझे कि नहीं समझे. कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो अपना एल्कलिनिटी और क्या कहें, अपना एल्कलिनिटी और सैलिनिटी खो रहे हैं. ठीक है, the mineral process like grinding of limestone for cement industry and calcite for the soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere.
मान लीजिए कि जो ग्राइंडिंग होता है लाइमस्टोन का पीसा आता है सीमेंट बनाने के लिए, या कैल्सिट और सोपस्टोन को जो कि सिरेमिक इंडस्ट्री में जाता है यानी कि साबुन बनाने में, वो सब बहुत धूल उड़ाते हैं। इससे कारण क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर भी गंदा हो रहा है। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर द सेटल ऑन द लैंड। मान लीजिए कि साबुन बन रहा है, साबुन का कुछ छिलका उड़ा धूल बन करके और ज़मीन पे आके परत बिछा लिया। अब ज़मीन पे जैसे वो परत बिछाया, वो वाटर को इन्फ्लेट नहीं करने देगा। मान लीजिए जो भी धरती पे पानी होगी वो उसको नीचे इन्फिल्ट्रेट करने नहीं देगा, ठीक है। तो बात करें तो एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रोजिंग कैन हेल्प सम एक्सटेंट। देखिए, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के एक कतार रोपेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाएंगे। स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी बसेज एंड सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। क्या करते हैं हम लोग, कांटेदार जो है बुसेज वाले प्लांट को रोप देंगे चारों तरफ से, जिसके कारण जो बालू है वो नहीं उड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग को कंट्रोल करेंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज करेंगे। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट एंड कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर इरिगेशन इन इंडस्ट्री एंड अर्बन एरिया। इससे तब जा करके लैंड और वाटर का जो इरिगेशन होता है उसको बचाया जा सकता है सब अर्बन और अर्बन एरिया में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं लैंड एज ए रिसोर्स, अब पढ़ते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स, ठीक है। देखिए, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल का है सबसे ज़्यादा जरूरत रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बिकॉज इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण सॉइल है। तो सॉइल अगर प्लांट की ग्रोथ का कारण है तो हमारी लाइफ का कारण भी सॉइल ही होगा, बिकॉज प्लांट तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब सॉइल अच्छा होगा, ठीक है। तो सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, सॉइल का एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर बनने के लिए मिलियन ऑफ समय लग जाते हैं इस सॉइल को बनने में। सॉरी। रिलीफ, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए, क्या वहाँ का रिलीफ रह रहा है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर क्या रह रहा है, ठीक है। पेरेंट रॉक कैसा है, बेड रॉक कैसा है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल कितना जल्दी बनेगा, ठीक है। Various forces such as change in temperature, action of running water, wind and glacier, activity of decomposer, etc. contribute to the formation of soil, ठीक है। Chemical and organic changes which take place in soil are equally important। जो भी केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज हो रहे होंगे सॉइल में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सॉइल क्या करता है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर उसका कैसा होगा, थिकनेस कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, एज कितना रहेगा, क्या केमिकल होंगे उसके अंदर, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, सॉइल ऑफ इंडिया का डिफरेंट बेस। इस बेसिस पे सॉइल जो है बहुत तरह के बांटा गया है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन में बात करें तो पहला आता है आपका एलुवियल सॉइल। वो क्या, देखिए एलुवियल सॉइल में क्या है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। सभी के सभी नॉर्दर्न प्लेन क्या है, करीब करीब एलुवियल सॉइल से बने हैं। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय द थ्री कंपोनेंट हिमालय। जैसे देखिए 3 रिवर बेल्ट है इंडिया में, हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। ये सभी के आसपास क्या है, एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंडेड इन द राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। नैरो कॉरिडोर द्वारा राजस्थान और गुजरात में भी गया हुआ है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly desert of delta of महानदी एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। कृष्णा कावेरी के डेल्टा, महानदी गोदावरी के डेल्टा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। द alluvial soil consists of various proportion of land, sand, silt and clay। जो alluvial soil उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। एज यू मूव इन लैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर सम वाट बिगर इन साइज। जैसे जैसे हम लोग रिवर वैली की तरफ बढ़ेंगे सॉइल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। वो इन द अपर रिचेज द रिवर वैली, द नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ सोल स्लोप द सॉइल आर कोर्स। अगर बढ़ेंगे तो क्या होता है, स्लोप जो घटते जाएगा अगर, तो सॉइल क्या होता है, कोर्स यानी कि पतला होता है, छोटा छोटा होता जाता है। सच सॉइल मोर कॉमन इन पिडमेंट प्लेन, जैसे कि डुआर्स हो गया, क्योस हो गया, तराई हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, काफ़ी ज़्यादा पिडमेंट है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स एंड कंपोनेंट, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। साइज के तो बात छोड़ दीजिए, उनके कंपोनेंट कार्ड छोड़ दीजिए, सॉइल अपने एज के लिए भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, और न्यू एलुवियल जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है। द बांगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल। बांगर सॉइल जो है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंकर रहता है, ठीक है, लेकिन खादर में नहीं रहता। खादर क्या है, एक फाइन पार्टिकल का, फाइन मोर फर्टाइल और फाइन पार्टिकल का क्या होता है, बांगर से ज़्यादा फर्टाइल और ज़्यादा फाइन पार्टिकल होता है किसका, खादर का, बिकॉज ये न्यूली
मेड सॉइल है, जो कि मान लीजिए कि नदी आया, बाढ़ आया, उसके कारण क्या होगा, रिच पतला पतला मिट्टी का कण आया, जिसके कारण वो ज़्यादा उपजाऊ बन जाता है, ठीक है। वहीं भंगर जो है बहुत पुराना मिट्टी होता है और काफ़ी बड़ा बड़ा ढेला यानी कंकर रहता है उसके अंदर, ठीक है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, अपने बहुत फर्टाइल होता है। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सेलर एंड पल्स क्रॉप। इसके अंदर पोटास होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, और ज़्यादा जो ग्रोथ होता है इसके अंदर वो शुगर केन का होता है, पैडी का होता है, वीट का होता है, और कुछ दाल दलहन का और पल्सेस का होता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स एंड एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसी पर सारा पॉपुलेशन डिपेंड करता है एलुवियल सॉइल पर, बिकॉज ज़्यादा फर्टिलाइल है और ज़्यादा रीजन में पाया जाता है। सॉइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट इरिगेशन। अगर उसका सिंचाई अच्छा से किया जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो जो ज़्यादा भी ड्राई सूखे हुए एरिया है वहाँ भी अल्कलाइन को ख़त्म करके, अल्कली को ख़त्म करके सॉइल को उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगला आता है आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसको हम लोग ब्लैक सॉइल बोलते हैं, चूँकि ये ब्लैक इन कलर, इसको हम लोग इसको रेगुर सॉइल ही बोलते हैं। ब्लैक सॉइल जो कि होता है कॉटन के ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए इसको बोला जाता है कभी कभी ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है और पेरेंट रॉक कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि ब्लैक सॉइल कब और कितना जल्दी बनेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल इन द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लो। लावा के फ्लो जब होता है, लावा जो ठंडा हो जाता है, तब जा करके ये ब्लैक सॉइल बनते हैं। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है जैसे कि मलवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, साउथ ईस्ट में बात करें तो कृष्णा वैली तक, गोदावरी तक ये पाया जाता है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ब्लैक सॉइल होता है काफ़ी चिकनी मिट्टी से बना होता है। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और ये सबसे ज़्यादा मॉइस्चर को सोकर रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा नमी वाला क्या होता है, मिट्टी होता है। इन एडिशन टू दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, उसके अंदर कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम भरपूर मात्रा में होता है। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इसके अंदर फॉस्फोरस जो होता है काफ़ी कम मात्रा में होता है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर। अगर जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिन में देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा दरार पड़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, सॉइल जो है एरेशन यानी कि हवा लेकर के अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, अगर गीला होता है तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा होता है। एंड डिफिकल्ट टू वर्क, इस पर काम करना काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है। एंड क्या होता है, सावर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, अगर उसको थोड़ा सा ही मानसून में अगर बारिश मिल जाए तो फिर से अपना जो उसका वर्क है वो अपना करने लगता है, अपना तरीका अपना इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल और पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। लाल सॉइल जो है, लाल मिट्टी जो है, लाल मृदा जो है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे बनती है जब क्या हो, वहाँ पे लो रेनफॉल हो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। वहीं येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, वहाँ पे पाए जाते हैं। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, चूंकि इसके अंदर आयरन का डिफ्यूज होता है, इसी कारण इसके अंदर लोहा की मात्रा ज़्यादा रहता है, इसी कारण लाल दिखता है। और वहीं जब सूखा हुआ फॉर्म में रहता है तो ये येलो येलो दिखता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक रहता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल। देखिए क्या है, लेटराइट वर्ड बना है लैटिन वर्ड जिसमें अंदर आता है लेटर, इसका मतलब होता है ब्रिक यानी कि ईंटा। द लेटराइट सॉइल डेवलप एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, उसी जगह बनता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और हेवी रेनफॉल हो। दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीचिंग, लीचिंग मतलब क्या होता है, काई लग जाना। आप देखोगे जहाँ पे पैर फिसलता है, ठीक है, जहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे क्या होता है, लीचिंग हो जाता है। इसका जो ह्यूमस कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी काफ़ी कम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। चूँकि यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर के कारण जितना भी बैक्टीरिया है, डिकम्पोजर है, ये सब क्या होता है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अगर खाद पानी दिया जाए तो लेटराइट सॉइल क्या करता है, कल्टिवेशन के लिए सुटेबल बनाया जा सकता है। दिस सॉइल आर मेनली फाउंड इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड असम। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in Tamil Nadu and Kerala and Karnataka, the soil is very useful for growing tea and coffee. तो टी और कॉफ़ी के लिए इसे काफ़ी इस्तेमाल करने गए, अगर हम लोग खाद पानी अच्छा से दें तो इसे टी और कॉफ़ी के लिए अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, किसका, लेटराइट सॉइल का, ठीक है।
रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैसियो नट। लाल अगर लेटराइट सॉइल है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, सबसे अधिक काजू की खेती करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है आपका एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या देखिए, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल जो है लाल से लेकर के भूरा रंग तक होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी सैंडी दिखता है, अगर छू के देखिए तो बालू जैसा दिखेगा। एंड सलाइन इन नेचर, सलाइन होता है नेचर में। इन सम एरिया ऑफ द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाई इवपोरेटिंग द वाटर। अगर आप इस मिट्टी का को अगर पानी में डाल करके उबाल दीजिएगा, पानी अगर उड़ जाएगा तो पूरा का पूरा आपको क्या होगा, नमक मिल जाएगा आपको, ठीक है। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, साल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक ह्यूमस और मॉइस्चर। क्योंकि वहाँ पे सूखा क्लाइमेट है, टेम्परेचर भी हाई है, तो वहाँ का इवेपोरेशन जल्दी होता है और सॉइल जो है अपना ह्यूमस और मॉइस्चर जल्दी खो देता है, ठीक है। द लोअर हॉरिजॉन ऑफ सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। जैसे जैसे आप लोअर बढ़ते जाइएगा तो उसके अंदर क्या होता है, कंकर बढ़ते जाता है, बिकॉज वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट बढ़ते जा रहा है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन वाटर। मान लीजिए कि नीचे जाके कंकर बन जा रहा है, काफ़ी हार्ड मिट्टी बन जा रहा है, तो अगर ऊपर से पानी रिस रिस के नीचे धरती से घुस रहा है, अगर रेनफॉल वाला पानी, तो फिर आगे जाके ग्राउंड लेवल में नहीं जाएगा, इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज बिन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो अच्छा तरीके से अगर सिंचाई कर दिया जाए, इसका अच्छा से पानी पूरा एकदम भर भर के किया जाए, तब इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और आता है फॉरेस्ट सॉइल। देखिए, दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे सफिशियंट रेनफॉल जो है अवेलेबल हो, वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे फॉर्म, ठीक है, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। ऊपर की बात करें तो ऊपर पतला पतला रहता है, और नीचे जैसे बात करेंगे वैली साइड में तो काफ़ी लोमी और सिल्टी रहता है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनोडेशन एंड आर एसिड विद द लो ह्यूमस कंटेंट। जहाँ पे स्नो पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, पानी के कारण क्या होता है, उस बर्फ़ के कारण मिट्टी जो है अपना सतह खोने लगता है, डेनोडेट होने लगता है, ठीक है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस आर एलुवियल फैंस एंड फर्टाइल, ठीक है। जो भी सॉइल फाउंड होते हैं लोअर पार्ट वैली में, वो कभी कभी क्या होता है, एलुवियल फैंस एंड फर्टाइल होते हैं, ठीक है, एलुवियल जैसा। अब बात करते हैं कि सॉइल को इरोजन और उससे कंजर्वेशन के लिए क्या बात करते हैं, ठीक है। द डेनोडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉइसिंग डाउन इट डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। देखिए, मिट्टी का खट जैसे होता है ना, मिट्टी कटाव, आप सुनते होंगे मिट्टी कट गया, यहाँ पे भूस्खलन हुआ, धस, वो आप नहीं सुनते हैं न्यूज़ वगैरह पे, मलबा धसता है, क्या होता है ये सब, क्या होता है, क्योंकि मिट्टी अपना डेनोड हो जाता है, यानी कि मिट्टी क्या होता है, परत खो जाता है, इसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू। देखिए, मिट्टी का बनना और मिट्टी का कटना दोनों एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, किसी की कमी किसी की बढ़ोतरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सम टाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोग के कारण जो है बैलेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नेचुरल फोर्स जैसे कि विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, चाहे वाटर हो गया, सॉइल को क्या करता है, बहा के ले जाता है, काट लेता है, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल एंड गुलीज। क्या करता है, रनिंग वाटर जो है जाते रहता है और मिट्टी को काट करके ऐसा ऐसा दरार बना देता है, इसको हम लोग गुली बोलते हैं, ठीक है। एंड द लैंड जो होता है कल्टीवेशन के लिए अनफिट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बैड लैंड, ठीक है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेविन्स। और चंबल बेसिन जो है, चंबल के किनारे में इस लैंड को बुलाता है रेविन्स, ठीक है। सम टाइम वाटर फ्लो एज अ सीट कवर लार्ज एरिया डाउन द स्लोप। मान लीजिए कोई पानी बहते हुए ऊपर से स्लोप से कितने सारी मिट्टी को बहा कर नीचे तक ले आती है, इस तरह के बोलते हैं हम लोग सीट इरोजन। क्या बोलते हैं हम लोग, सीट इरोजन। अगर जो है जैसे मान लीजिए जहाँ पे मरुस्थल है, जहाँ पे खाली बालू वगैरह है, क्या करता है, विंड बहता है और पूरा मिट्टी उड़ा के ले आता है, इसको बोलते हैं हम लोग विंड इरोजन। सॉइल इरोजन ऑल्सो काउ ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। खराब तरीके की फार्मिंग करेंगे उससे भी दिक्कत होगा। मान लीजिए कि प्लॉइंग कर रहे हैं हम लोग, खेत का जुताई कर रहे हैं और ना उसको डीप चैनल खनते जा रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि जब भी वाटर आएगा तो उसको बहा करके ले जाएगा, ठीक है। प्लाइंग along द काउंटर लाइन कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। मान लीजिए कि अगर हम लोग एक चैनल बनाए हुए हैं, चैनल को तोड़ देंगे तो क्या होगा, मिट्टी बहा के चली जाएगी, नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर प्लॉइंग, ठीक है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस। टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन। मान लीजिए कि टेरेस बनाएंगे ना, इरोजन कम होगा। मतलब क्या करिए कि हम लोग को यहाँ से पहाड़ी है अगर, तो यहाँ पे खेती करना है तो क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी का एक बांध जैसा बना देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस बोलते हैं। और अपने भाषा में, लोकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं,
डनेर, जिसे बोलते हैं आरी डनेर का झगड़ा है क्या, ठीक है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। क्या करते हैं हम लोग, बड़े फील्ड को स्ट्रिप में बांट देते हैं, और क्या करते हैं उस स्ट्रिप, मान लीजिए कि इस फील्ड को स्ट्रिप में बांट दिए और सब जगह यहाँ पे घास रोप दिए, हर जगह क्या किए, घास रोप दिए, जिसके कारण क्या होगा, ये मिट्टी तो नहीं उड़ेगी और ना ये मिट्टी उड़ेगी ना अंदर की मिट्टी को उड़ने देगी, बिकॉज ये वाला मिट्टी जो है इस मिट्टी से काफ़ी ऊंचा है, कुछ ऊंचा डिस्टेंस पर, मान लीजिए ऐसा दिखता है आपको, ठीक है, ऐसा कल्टिवेटेड लैंड होता होगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, दिस ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड, क्या करेगा, ये विंड के फोर्स को रोकेगा। एंड दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग मेथड। स्ट्रिप क्रॉपिंग प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो इज नोन एज सिमिलर वे। हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ को रोपते हैं लाइन से, जिसके कारण क्या होता है, एक सिमिलर तरीका भी है रोकने का। रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, समझे। स्ट्रिप बनाए काम करने का तरीका को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग, और पेड़ रोप करके लाइन से बचाने को क्या बोलते हैं हम लोग, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन एस्टेब्लिशिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में सैंड ड्यून्स यानी कि बालू के उड़ने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बालू, पूरा बालू है, चारों तरफ क्या करिए, पेड़ रोप दिए, जिससे क्या हो गया कि विंड का स्पीड कम हो गया, विंड चूंकि कम हो गया तो इस एरिया का जो भी सैंड ड्यून होगा उसको उड़ा के कोई नहीं ले जा पाएगा और मिट्टी जो होगा सुरक्षित होगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना सॉइल को जो है इरोज होने से बचा सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ से मिट्टी ध ध के नीचे गिरती जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इस तरह से हमारा क्या हुआ, चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब जो है आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा और बहुत मेहनत करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर जो कि इस सीरीज में होने वाला है। और इसके बाद एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक वीडियो आएगी जिसमें आई ओपनर होगा आपका। आई ओपनर बोले तो समझे, आई ओपनर मतलब ये हुआ कि आपकी आँख खोलने वाला वीडियो आएगा, जिसमें कि अब जो है किस तरह से तैयारी किया जाए फ्रॉम 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से कैसे तैयारी की जाए, उसके लिए 31 नाइट को 31 दिसंबर को एक वीडियो आएगी जिसका नाम होगा आई ओपनर वीडियो, जिसमें हम लोग बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो आपको क्या करना चाहिए और मेरा हेल्प कैसे ले सकते हैं आप, और आप अपना आँख खोल कर कैसे तैयारी करें, किस तरह से मदद लेकर के मैंने कैसे 1 महीने में प्रिपेयर करा था, आपको वो ट्रिक बताऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, बाय बाय।